वाले शाह महमूद भी तो थे कि नहीं थे? वो साथ थे जब वो सर जोड़ के बैठे थे हैरी क्लिंटन से, आप भी तनकीद करते थे। वो खत्म हो गया सब कुछ सर अल्टू। कामरान देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वो पॉलिसी नहीं बनाता। एक कैबिनेट बैठ के जो लीडरशिप एक पूरी पॉलिसी बनाती है वो स्पोक्स पर्सन होता है उसका। देखिए, जिम्मेदार आप रखें जो आपकी गवर्नमेंट का हेड होता है, और वो सारी कैबिनेट होती है कलेक्टिव। ठीक है, ये कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मियां साहब ने 15 मार्च सन 2009 को लॉन्ग मार्च किया था और आप मुख्तलिफ टॉक शोज में ये कह रहे थे कि मियां साहब बहुत दिलेर आदमी है और उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल के बाहर निकले हैं और इतने अवाम साथ लाके आए हैं और जजेस बहाल हुए हैं, और बाद में आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जजेस मतलब गुजरांवाला जो लॉन्ग मार्च है वो हाईजैक हो गया। हालांकि लॉन्ग मार्च का मकसद जजेस की बहाली था, ये पूरी दुनिया जानती है। और मियां साहब ने वहाँ पे वकला की मशावरत से वहाँ पे लॉन्ग मार्च का उनको क्रेडिट जाता है, उनको अप्रिशिएट आज भी करें, उस दिन जवाब बाद में पहले अप्रिशिएट करते हैं, बाद में आप काउंट स्कोरिंग करने के लिए मियां साहब पे तनकीद करते हैं। ये गलत बात है। यार क्या हो गया? यार मैं आपके पास आता हूँ, इनको पहले मैंने कहा साहब जब निकले थे वो लॉन्ग मार्च में, वो वाकई लगा था कि वो शेर हैं जो उनका सिंबल है, लेकिन जब गुजरांवाला से वापस गए तो हमने रियलाइज किया कि वो गीदड़ निकले। सर अदलिया बाहर हो गई थी ना, क्योंकि आप इनको बाइक देना यार, नहीं आप भी पूछ क्या पूछ की मशावरत से उन्होंने लॉन्ग मार्च मुंतकिल किया था और जब वज़ीर-ए-आज़म ने यूसुफ रज़ा गिलानी ने 16 मार्च सुबह 6 बजे जजेस की बहाली का ऐलान किया तो मियां साहब वहां से वापस हो गए थे। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट बहाल करना चाहते तो ये तो इस्लामाबाद आ जाते, लेकिन अपने जाती मफाद के लिए वो इस्लामाबाद नहीं आए और वहां से वो वकला की मशावरत से लॉन्ग मार्च मुलतवी किया। अच्छा, अब जरा गौर से सुनो, देखें इस लॉन्ग मार्च में 4 लोग थे जो फरीक, 4 ऑर्गेनाइजेशन थी, वकला, जमात इस्लामी, PMLN और तहरीक इंसाफ। गौर से सुने, ये 4 फरीक, जो भी फैसला होना चाहिए था ये चारों को करना चाहिए था। किसी एक PMLN को कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो खुद फैसला करके गुजरांवाला से वापस चले जाएं। हमें उन्होंने जब फैसला कर लिया तब हम सबको बताया, और आपको बात तो पहले पूरी बात सुने, और उन्होंने जस्टिस डोगर को याद रखना, उसको पूरा कंप्लीट करने दिया टर्म, और हम तो जस्टिस रिकग्नाइज ही नहीं करते थे। आपको पता है PCO जजेस निकालने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने लगे। सही है, आपको पता है 3 महीने के बाद तक सुप्रीम कोर्ट के PCO का वो फंसा रहा केस। इसलिए असल इशू ये था कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करके और वहां से कलाबाजी खा के वापस चले गए और हम सबको यहाँ छोड़ गए, जबकि चारों इकट्ठे होने चाहिए थे। ओ भाई, एक तो माइक लेके वो दोबारा बोलो कलाबाजी साथ है, उनकी मशावरत से उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था जब जजेस बहाल हो गए। आपको पता है जो जजेस बहाल हुए इनकी वजह से आज आजादाना फैसले हो रहे हैं, और ये चीफ जस्टिस अगर मियां नवाज शरीफ साहब ना निकलते जजेस बहाल भी ना होते। कमाल बंद यार तुम। बस ठीक है सर, जवाब आ गया आपको। ठीक, हाँ एक मिनट, ये पहले तो ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, और मैं आपको गलत बात बताऊं तो कैसे हुआ। सबसे पहले याद रखें कि एतजाज आसिन अकेले लीड नहीं कर रहे थे, उसके अंदर पूरी वकला की कैबिनेट थी, सारी कैबिनेट ना उनको कंसल्ट किया। जमात इस्लामी के अंदर जिन्होंने असल, आपको पता है चेयरिंग क्रॉस में मार किसने खाई थी? तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वर्कर्स ने मार खाई थी। सुने बात, पहले बात सुने, पहले तो मैं बोला जवाब सुने, पहले जवाब, अगर आपने जवाब मेरा सुने फिर बात वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जवाब सुने यार, पहले जवाब मेरा मुझे इजाजत। जी देखिए, फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। 4 फरीक थे, मार खाई तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वर्कर्स ने, चेयरिंग क्रॉस ने, सारी दुनिया ने टीवी के ऊपर देखा। किसी को हक नहीं पहुंचा था जब 4 लोगों को जब तक कंसल्ट ना करते वो बिल्कुल लॉन्ग मार्च खत्म नहीं होनी चाहिए थी। उस पिंडी में हम सब कह रहे थे पिंडी में आना चाहिए था, वहां दिन के वक्त सारे बैठ के फैसला करते। रात के अंधेरे पे किसी एक को फैसला करने का हक ही नहीं था। ये बात सुने, जो लॉन्ग मार्च किस लिए किया गया था? जजेस की बहाली के लिए किया गया था ना कि जरदारी को तख्ता उल्टने के लिए किया गया था। जब जजेस बहाल हो गए, आपको पता है सारे जजेस बहाल हो गए जितने भी जजेस थे, तो फिर क्या मकसद रह गया? जजेस की उस वक्त आप मुख्तलिफ
मुख्तलिफ टॉक शोज में मियां साहब की तारीफें क्यों करते थे और आप बाद में पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप मियां साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं? मैं इसका ये आपसे जवाब आ गया। मैं एक मिनट, आप ये याद रखना, आप जब एक सवाल पूछते हैं मौका दे जवाब का, फिर अपना जवाब। ठीक है, ये आपका कोई तरीका नहीं है कि आप दूसरे को बात नहीं करने देते। या मेरे से सवाल पूछे या ना पूछे, प्लीज जवाब। अगर आपने खुद ही तकरीर करनी है तो करते रहे, करें और तकरीर करें। मियां साहब को अगर इसमें पसंद नहीं आए, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं जवाब देने लगता हूं, आप बीच में आके अब तुम मुझे यार, आप जवाब लेने देना मुझे। आपको मेरे भाई अब खत्म मेरे भाई, अगर आपको मियां साहब से प्यार है तो उनके पास चले जाएं, हमारे यहाँ लेक्चर ना दें आके हमें ऐसे। सर ये जो बार बार आप दीन और सरकारें दो जहां को बीच में लाए, वो एक एब्सोल्यूट सिस्टम था। मेरा पाकिस्तान मौकफ है, ठीक है, नंबर एक। मैं यहाँ पे खुमैनी की बात नहीं करूंगा, जो खुमैनी इनकलाब है, मुझे मेरे पाकिस्तान से गर्ज है। यहाँ पे मैं कैसे यकीन करूँ कि आप कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे तब्दीली आ जाएगी और चलेंगे। हमें नाम ही मियां अजहर का पता है, हमें नाम ही शाह महमूद कुरैशी का पता है, क्योंकि इसके पीटीआई का कोई बंदा सामने आता ही नहीं है। मुझे हर जगह इमरान खान ही नजर आता है। इनकलाब एक आदमी कभी नहीं ला सकता, ये हर आदमी के अंदर आता है। ये तो आपने फिर गलत बात। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने 10 आदमी थे, वो एक आदमी थे, एक इंसान थे। ठीक है। और मैं देखिए, एक मेरी बात सुने आप प्लीज, सारे गौर से बात सुने। मैं आपको नबी सल्लल्लाहु, एक मिनट कामरान साहब सुने, नहीं इनको नहीं आ रहा, सुने आप सब सुने, आप यहाँ की यूथ बैठी हुई है, आप बड़े गौर से ये मेरी बात सुने। कुरान कहता है कि उनकी सुन्नत क्या है, उनकी जिंदगी से सीखो। उनका जिंदगी आपके सामने एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने मिसाल है। दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर थे, ऐसा कभी लीडर दुनिया में नहीं आया। उनकी जिंदगी से सीखो। वो एक इंसान के नजरिए ने दुनिया को चेंज किया। सही है। कभी कोई हजूम नहीं दुनिया को चेंज करता। आप इस गलत फहमी में पड़े हुए हैं कि ये लोग आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, ये जी। अगर तो मेरा नजरिया है और अगर मैं लीडर हूं, वो मेरे नजरिए पे आएंगे। अगर मैं लीडर ही नहीं हूं, बिल्कुल ठीक है, अगर मैं लीडर नहीं हूं तो फिर मैं डिजर्व ही नहीं करता। आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन इमाम खुमैनी भी अकेला आदमी थे। वो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इमाम खुमैनी अमेरिका के साथ मिलके उस सिस्टम को तबाह करने के लिए आ गए, जो सिस्टम उनके मुल्क में अब तरी लेके आए, इसके नाम में इंकलाब लेके आए। उस अमेरिका के हाथ तो नहीं लाया उन्होंने। आपकी एनालॉजी बिल्कुल गलत है। गलत है, ठीक है। सवाल पूछिए। अमेरिका से सर नहीं, इंकलाब है ना, आप ठीक है, ठीक, आपके ख्याल में नहीं है, मेरे ख्याल में ठीक है। इंकलाब क्या होता है? इंकलाब का मतलब खुमैनी साहब लाए, स्टेटस को चेंज कर, जो फेडरल कॉस्ट्रो लाए, जो इंकलाब होता लाए जेल में बैठ के। इंकलाब ये अर्दोगान भी ले आया है, तुर्की के अंदर इंकलाब आ गया। नहीं, मैं उसका नाम नहीं, इंकलाब जरूरी खून से भी नहीं होता। इंकलाब का मतलब होता है सोच में है ना, एक स्टेटस को चेंज हो जाता है। तो ये तो खुद से सोच है सारे, इनके साथ मिलकर किस तरह स्टेटस को चेंज करेंगे? क्या मेरी सोच डिफरेंट है या नहीं है? आप भी सर रुल जाएंगे उसी सोच में, मेरी है या नहीं है? चले आप माने सवाल। इंकलाब कामरान, इंकलाब मैंने लेके आना, उन्होंने नहीं लेके आना, वो मेरे नजरिए पे आ रहे हैं पार्टी पे। ठीक है जी, उनके नजरिए पे आ रहे हैं। सवाल ठीक है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल दे रहे हैं कि उनके नजरिए पे लोग आए और बाद में इस्लाम सारा फैला और जितनी भी वो पावर्स थी सारी क्रैश हुई, ठीक है। अब घोटकी में जो जलसा हुआ है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया, ना कि तहरीक इंसाफ ने किया। मेरा ये क्वेश्चन है कि शाह महमूद कुरैशी के नजरिए पे आप गए हैं या आपके नजरिए पे शाह महमूद कुरैशी? आप चल के जो वहां पे गए वो ये कह रहे हैं, क्योंकि घोटकी में जलसा उन्होंने किया है, ना कि आपने किया है, तो और आप उनके पास गए। क्या मैंने शाह महमूद साहब को ज्वाइन किया या उन्होंने हमें ज्वाइन किया? ये बेसिक क्वेश्चन। नहीं, क्या ज्वाइन उन्होंने हमें किया या मैंने उनको किया? मैं वो तहरीक इंसाफ में आए हैं या मैं उनकी पार्टी में गया? तो आप देख लो, वहां पे बात कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ कामरान, सारी ऑडियंस के लिए जी एक याद रखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। पॉलिटिकल पार्टी में हर किस्म के लोग आएंगे। आपने अगर इसी तरह की बातें शुरू कर दी, आप पार्टी बना ही नहीं सकते पाकिस्तान में। एक डिसफंक्शनल माशरा है। मैं शाह महमूद की बात नहीं कर रहा, मैं जितने और कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। इस मुल्क के अंदर अगर आप आज बिजनेस करते हैं, आप ईमानदार हो ही नहीं सकते। बड़ा मुश्किल है ईमानदार होना, क्योंकि टैक्स वाला आपको ईमानदार नहीं होने लेसर इविल है। आप एक मिनट, आप जमीन ट्रांसफर करवाएं, पटवारी आपसे रिश्वत दिए बगैर करेगा नहीं आपकी जमीन ट्रांसफर। इसलिए अपने ज़हन में डाल लें। ठीक है, खत्म हो गई। डिसफंक्शनल माशरा, आप इसको रिफॉर्म करने जा रहे हैं, बजाय ये कहने के कि जी वो आ गया, वो क्यों लिया, वो आ गया। आप ये देखें कि एक पार्टी तेजी से बढ़ रही है, अभी उसे किसी को टिकट नहीं दिए, अभी पार्टी की कैबिनेट नहीं बनी, अभी पार्टी पावर में नहीं आई, अभी से आप शुरू हो जाएंगे कि जी इसको ना ले, तो इसका मतलब कि हम किसी को ले ना। बलूचिस्तान में आपके वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके ख्याल में आपकी और दूसरों की जो पॉलिसीज हैं उनमें कोई फर्क नहीं है।
तो इसके बारे में ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है? मेरा नाम मोहम्मद सारिम इकबाल है, मैं ISF से रिजाइन कर चुका हूँ। आप ISF रिजाइन कर चुके हैं यार? गुस्से माइक क्यों रिजाइन करें? माइक तो रखे आदमी भाई, आप तो गुस्से भी आ गए यार। सर इनको तो कन्विंस करें वापस लेके आए तहरीक इंसाफ में। देखिए, अच्छा अभी मुझे यही नहीं समझ आई कि तहरीक इंसाफ ने किया क्या जो उन्होंने रिजाइन कर दिया। या तो कहीं कोई गवर्नमेंट में आए, कोई पॉलिसी गलत हो गई, अब या तो कहीं को टिकट बांटे हैं किसी को। अगर अभी से रिजाइन कर दें तो खुदा हाफिज कह देते हैं उनको। देखिए, आपकी अभी तक कोई पॉलिसी वहाँ पे नजर नहीं आ रही। इतना अच्छा हो गया वहाँ पे मारगला के नीचे, यहाँ पे ठंडी पहाड़ियों में हमें बहुत कूलनेस नजर आ रही है, लेकिन बलूचिस्तान के हालात बहुत जल रहे हैं। वहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं। वहाँ पे इंडिया की अगर वहाँ पे मुदाखलत है तो क्यों नहीं प्रूव करते? आप ही लीडर है ना, आपको सामने आना चाहिए। आप सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए आना चाहते हैं तो अगर वहाँ बलूचिस्तान में हो रहा है तो तहरीक इंसाफ तो नहीं करवा रही ना? तो आपने इसको सॉल्व करना है ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, वो सॉल्व करेंगे यहाँ बैठ के। क्योंकि मैं ये सवाल बहुत जगह पे ये कह चुका हूँ, लेकिन आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है। मैं इनसे पर्सनली भी एक दफा पूछ सका था, मुझे नहीं नजर आ रही बलूचिस्तान के मामले में कहीं। आप PMLN में जाएंगे? नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं अगर लड़ूंगा, मैं खुद सर ये तो बड़ी जाती हुई है वैसे। चलो यार, मैं आपके गमों बराबर का शरीक हूँ। सवाल पूछना है। अच्छा देखिए, जी प्लीज देखें, ये नौजवान इनका जुनून है, ये मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और इनका बिल्कुल जज्बात ठीक है। बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, हम कह के थक गए, बुरे हालात हैं, लेकिन ये चीजें तब होती हैं जब आप पावर में आते हैं। मैं बैठे बैठे क्या करूंगा बलूचिस्तान में? यहाँ कोई हालात ठीक कर सकता हूँ? खुद को नौजवानों के लीडर कहने वाले इमरान खान साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि जब जुल्फकार अली भुट्टो और चाइना के मुज़न ताओ ने इनकलाब लाया तो वो अमेरिकी सफीरों से खुफिया मुलाकातें नहीं करते थे, जबकि आजकल आप उनसे कौन नहीं करता था? जुल्फकार अली भुट्टो। यार जरा जान लगा मेरे भाई, जुल्फकार अली, जरा जान डालो इसमें। जुल्फकार अली भुट्टो और मुज़न ताओ, चाइना के मुज़न ताओ जब इंकलाब लाया तो वो अमेरिकी सफीरों से खुफिया मुलाकातें नहीं करते थे, जबकि आजकल आप उनसे खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और आपकी पार्टी भी इससे इल्म है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो आप इनकलाब ला रहे हैं, ये अवामी है या किसी दूसरी तरफ से इनकलाब लाना चाह रहे हैं? कमाल है वैसे, सवाल इतना बड़ा कर दिया तुमने। अपने भी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं पहले तो ये वाज़ेह कर दूं कि अमेरिकी एम्बेसडर से कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई। एक मुलाकात वो मेरे घर में आया मेरे से मिलने के लिए, मैं कहता नहीं मैंने आपसे नहीं मिला, आप चले जाए यहाँ से, मैं बाहर निकाल देता उसको। हाँ, ये एक वगैरह आपकी पार्टी ने कंडेम किया इसको। किस चीज को? कि अमेरिकी सफीर सेहूनी साजिश आपके घर में रची जा रही है, वो आ रहा है मिलने के लिए। जी आगे से वो आएगा ना, मैं बाहर से उसे कहूँ छितर मार के निकालो बाहर से। ठीक है, गुड, क्लैप करें इस बात पर। चलो, मैं एक रेजिडेंट हूँ NA55 का, लेकिन मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ का कौन सा कैंडिडेट है वहाँ से। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान हर जगह पे जाके इलेक्शन लड़ेगा? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि तहरीक इंसाफ का कहाँ पे कौन कैंडिडेट है। और आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करते हैं, वो जो कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे तो मेरिट की बेसिस पे करेंगे। पब्लिक में पॉपुलैरिटी कौन देखेगा? फिर तो आपको वोट कौन देगा? NA55 जो भी शहरी इलाके होंगे उनके कैंडिडेट्स इंशाल्लाह आपको, वो कहते हैं ना, उनमें आपको फर्क साफ जाहिर होगा। शेख रशीद ज्वाइन नहीं कर रहे? शेख रशीद, सुनने मेरी बात। शेख रशीद जो काज़मी साहब है, सर सुन तो लेना मेरी बात। जो भी शहरी इलाके होंगे उनके अंदर आपको पढ़े लिखे नौजवान मिलेंगे। जो देहाती इलाके होंगे उसकी पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है। उधर हमें और क्राइटेरियन रखना पड़ेगा। हमें सदर्न पंजाब में और रखना पड़ेगा, इंटीरियर सिंध में और, बलूचिस्तान में और, बलोच इलाकों में और, ठीक है, लेकिन शहरी इलाकों में और। सर अभी जो आपके करंट कैंडिडेट है काज़मी साहब, शायद उनकी जो पर्सनैलिटी है, ही इज नॉट अ गुड वेल रिप्यूटेड पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ही इज नोन फॉर हिज नोटोरियस एक्ट। देखिए, मैं नोटोरियस क्या है बताया ना इमरान साहब को, खुल के बताया क्या नोटोरियस है, बोले। ये देखिए कामरान, ये पूरी साजिश हो रही है कि इमरान खान अकेला रह जाए। जो भी मेरे साथ आएगा, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह ने आपको सब मिल जाएंगे। शेख रशीद मिल जाए, अल्लाह पाकिस्तान, आप इंकलाब लाए शेख साहब के साथ। मैं अल्लाह से दुआ फिर करता हूँ कि अल्लाह मुझे 272 फरिश्ते नाज़िल कर दे ताकि मैं उनको इलेक्शन लड़ा दूँ। अच्छा चले ठीक, क्विकली जरा सवाल पूछ लीजिए। सर, मेरा नाम सहीफ है एंड आई एम आल्सो फ्रॉम बीकन हाउस।
मैंने आपसे ये पूछना है कि आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प से पावर में आना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इससे पहले भी लोग आए हैं, फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प से पावर में आ रहे हैं तो आप ओपनली एडमिट करते क्यों नहीं इस बात को? साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, आप भी आ जाए तो क्या है इसमें भाई? तो इसमें ओपनली एडमिट क्यों नहीं सवाल है करते? ये। वो इसलिए आपने कहा ना, आपने ठीक कहा कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प से आया और उनको 35 लाख रुपया भी दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, ISI ने। मैं इसलिए नहीं आना चाहता, मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता।